नमस्कार। अपनी सेहत कार्यक्रम में मैं हाजिर हूं फिर एक नई समस्या जिसका निदान लेकर के, जिसको हम कहते हैं हमारे गले, कान और आपके नाक की समस्या, यानी ENT की समस्या। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर महिपाल सिंह, जिनको 30 वर्षों का अनुभव है और जिन्होंने अपने इन 30 वर्षों के अनुभव में 14 वर्ष देश की सेवा में यानी आर्मी मेडिकल कोर में बतौर डॉक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर महिपाल सिंह के साथ और आपको रूबरू कराते हैं उन सभी समस्याओं से जिनसे हम अक्सर रोजमर्रा के जीवन में भी परेशान रहते हैं, या वो दिक्कतें हमारी हम उनसे दो चार हाथ किया करते हैं। तो जुड़ते हैं और स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपसे काफी दिनों से समय ले रहा था, काफी आपकी जो व्यस्तता है उसको देखते हुए, और धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे आदमी हम सोते हैं, सोते सोते खर्राटे बहुत ज्यादा लेने लगता है, तो ये क्या एक तरह की किसी तरह की समस्या है? उस व्यक्ति को क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर महिपाल सिंह पिछले 11 सालों से डॉक्टर OP चौधरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ, जो कि सरदार पटेल शिक्षण समिति के अंतर्गत आता है। और जैसे कि आपने पूछा मुझसे कि जो स्नोरिंग, जिसको कि हम जो है इंग्लिश में स्नोरिंग कहते हैं, खर्राटे जी, ये एक जो है समस्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर भी ब्लॉकेज होगा, आपने वो देखा होगा पुलिस वाले जब वो किसी चौराहे पे सीटी बजाते हैं तो जो उसमें आवाज आती है, वो अंदर एक बॉल पड़ी रहती है। अगर आप उसको निकाल देंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं होगी। ओके। अगर उसको दोबारा से डाल देंगे उसमें आवाज होगी, यानी जहां पर ब्लॉकेज वहां पर आवाज। तो ये खर्राटे एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे जो नाक में कहीं पर भी अगर कहीं पर जो हवा में रुकावट आ रही है, अवरोध हो रहा है, उससे स्नोरिंग होती है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इससे एक तो मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा यह है कि नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से उसमें जो मांस बढ़ जाता है, तो जो वहां से हवा पास नहीं हो पाती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सिटी का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही, हवा में अवरोध है तो खर्राटे हैं। तो इसका निदान किया जा सकता है। इसमें जो है ये जांच के बाद अगर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या समस्या है। कहीं नाक की हड्डी टेढ़ी है उसकी वजह से कोई है, कोई नाक में अगर कोई मांस बढ़ा हुआ है, कोई ग्रोथ है उसकी वजह से है, या फिर जो है शॉर्ट नेक जी, उसकी वजह से जो है टॉन्सिल या गले में कांस्टेंट परेशानी रहती है, उसकी वजह से अगर कोई समस्या है तो इसका निदान किया जा सकता है। अच्छा सर, ऐसा भी रहता है कि अक्सर बड़ों में भी है, बच्चों में भी ये देखा जाता है कि नाक बंद रहती है, अक्सर नाक बंद रहती है, बहुत ज्यादा बहती रहती है। तो क्या ये किसी एक समस्या की तरफ एक इशारा है, या कोई नॉर्मल रूटीन का है? क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए सर, इसमें ऐसा है कि जो नाक में बच्चों में खासकर मैंने देखा है कि उनकी एक तो इम्यूनिटी बहुत कम होती है जी। उसकी वजह से क्या होता है, उनको बार बार जो है नाक की समस्या क्या परेशानी रहती है। जैसे जल्दी सर्दी जुकाम का होना, क्योंकि मैंने आपको बताया नाक कान गला एक दूसरे से संबंधित है, एक से जुड़े हुए हैं। नाक में जब कभी भी बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो उसकी जो स्किन होती है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में म्यूकोसा कहते हैं, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। उसकी स्वेलिंग होने के साथ साथ जो है उसके नाक के मांस के बढ़ने की वजह से उसमें जो जगह है उसकी कमी के कारण जो है उसमें सिक्रेशंस बाहर नहीं आ पाते हैं। तो एक तो ये है कि उसको सर्दी जुकाम लगा हुआ है, उसके से सूजन की वजह से उसको समस्या है। दूसरा, उसमें जो उसकी नाक की जो मांसपेशियां हैं या नाक की जो स्किन है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें सूजन की वजह से उसमें दिक्कत होने लगती है। इसमें यह है कि किसी बच्चे को अगर बहुत ज्यादा जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, तो उसका निदान बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक सर्दी जुकाम के रहने से ये अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो समय से उसका उपचार बहुत जरूरी है। सर, एक समस्या मैं और देख रहा हूं। समस्या यह है कि साइनस की समस्या बार बार बहुत सारे लोगों में होती है। तो क्या साइनसाइटिस का कारण है, या इसका क्या निदान है, क्या कारण हो सकता है इसके लिए? क्या इलाज संभव है इसका? देखिए सर, साइनसाइटिस जो है एक जो आपने साइनस का, ये एक एरिया है फेस का, जिसमें कि आपका नाक और साइनस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है, या नाक में किसी एलर्जी की प्रॉब्लम है, उसके साथ
ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। जैसे अगर किसी एलर्जिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी सर्दी जुकाम की वजह से साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसका निदान है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए नाक का जो काम होता है और साइनस का काम होता है वो ड्रेनिंग का काम है। जो भी सिक्रीशन, आपने देखा होगा कि जो भी स्किन होती है नाक के अंदर या मुंह के अंदर, जो गले के अंदर, वो जो है वो म्यूकोसा होती है, उसका काम होता है सिक्रीशन जी, यानी कि वहाँ के जो है सिक्रीशन को निकालना। अगर ये सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएंगे तो ये साइनस में कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये साइनसाइटिस में परिवर्तित हो जाती है। जी सर, ऐसा अक्सर देखा गया है, कभी कभी अचानक से नाक से खून आ जाता है, विशेष रूप से ठंडियों में देखा जाता है सर। तो क्या ये एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, या इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए सर, नाक से जो खून निकलने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में सबसे बहुत कॉमन कॉज होता है नोज प्रिकिंग, जिसको हम नोज प्रिकिंग कहते हैं। नोज प्रिकिंग बच्चों में बहुत कॉमन होती है। इसी तरह से बड़ों में या ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो 40 या 40-50 से ऊपर के उम्र है, उसमें एक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन कॉज है। तो ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि, और कभी कभी ट्रॉमा की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो इसका निदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ब्लड जो है शरीर से अत्यधिक खून निकलने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। ओके। और सर, एक बीमारी कहते हैं कि स्लीप एपनिया। सर, स्लीप एपनिया का लोगों में अभी उतना वो नहीं, लेकिन स्लीप एपनिया होता क्या है? सर, स्लीप एपनिया का मतलब होता है, एपनिया का मतलब होता है सडन जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका एक ब्रीदिंग में गैप आ जाना। एपनिया का मतलब होता है सडन आपको जो है कुछ देर के लिए आपकी सांस रुक जाएगी। तो इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि सोते समय आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी एकदम से जो है किसी वजह से सांस रुक गई है। तो अब कभी कभी देखा स्लीप एपनिया के पेशेंट एकदम से झटके से उठते हैं जी, उनको एकदम से ऐसा लगता है कि मेरी सांस रुक गई। एपनिया का मतलब सडन किसी ऑक्सीजन का जो है लेवल का एकदम से डाउन जाना या कुछ देर के लिए रुक जाना। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जो मैंने जो आपको पहले प्रश्न में बताया था, जो आपका स्नोरिंग और स्लीप एपनिया आपस में संबंधित हैं। एपनिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का सोना, स्नोरिंग मतलब खर्राटे। हाँ, मतलब वही एक्चुअली हम इसलिए आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी देखते हैं इस कार्यक्रम को, तो उनको भी अंग्रेजी का सब ना समझ में आवे कि स्नोरिंग होता क्या है। तो हम इसके लिए खर्राटे। तो सब स्लीप एपनिया का मतलब होता है सोते समय एकदम से ऑक्सीजन का रुक जाना। जी, एपनिया का मतलब गैप आ जाना, मतलब आपके ऑक्सीजन के उसमें जो है सांस के एकदम से, मतलब आप सो रहे हैं, सोते सोते अचानक से आपका सांस, और वो इतना ज्यादा आपको परेशानी में डालेगा, आप सडन उठ जाएंगे। अब एकदम से मतलब झटके से उठ जाएंगे, क्योंकि एपनिया में सडन एकदम से आपके ऑक्सीजन आपकी रुक जाएगी। क्या इसका फेफड़ों पे भी हमारे असर होता है? बिल्कुल सर। एपनिया का जो है, स्लीप एपनिया का अगर कोई पेशेंट है, देखिए स्लीप एपनिया का जो असर होता है वो आपके हार्ट पे भी पड़ता है और लंग्स पे भी इसका असर पड़ता है। तो इसका निदान बहुत जरूरी है, इसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसकी जांच होती है कि एपनिया का क्या कारण हो सकता है। कोई आपकी नेजल ब्लॉकेज है, क्या आपकी नाक में कोई ग्रोथ है, या आपके गले से संबंधित कोई परेशानी है। क्या ये समस्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर हम किसी कार्य में बहुत ज्यादा अपना माइंड फोकस कर रहे हैं, अपना दिमाग किसी कार्य में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या किसी बात को लेकर के हम सोच रहे हैं, उसकी वजह से एक मानसिक तनाव हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बेचैनी होती है, क्या उसका भी कारण वो उससे संबंधित हो सकता है? देखिए सर, स्लीप एपनिया, नाम तो स्लीप एपनिया है, लेकिन ये कभी कभी होता है कि आप सडन ड्राइव कर रहे हैं और आपको हो सकता है ये स्पेल हो सकता है, या सोते समय तो बहुत कॉमन है कि सर इसमें जो है एक, हाँ, आज की जिंदगी में मतलब हर आदमी बहुत मतलब व्यस्त है, बहुत परेशानियों में है, तो एक टेंशन भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन और दूसरे इसके कारण हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन कॉज नहीं है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। हाँ सर, कभी कभी अक्सर बच्चों में भी ये चीज देखा जाए कि नाक का टेढ़ापन, नाक में एक टेढ़ापन आ जाता है, या जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, तो उसका क्या कारण है? देखिए सर, जो नाक, या हड्डी नाक के अंदर बढ़ जाती है, नाक की जो हड्डी टेढ़ी होने के कई कारण हो सकते हैं सर। कि मैंने देखा है कि कई लोग जो है, बच्चे अपने जो है बचपन में जब गिर जाते हैं तो उसमें एक बहुत कॉमन काज है कि नॉक के बल गिरने की वजह से उनकी नाक की हड्डी टूटती है। और एक बहुत कॉमन कॉज है फोर्सिव डिलीवरी। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कभी कभी बच्चे का हेड एंगेज हो जाता है, जब उसको निकालते समय हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी, क्योंकि जब आप बच्चे को होल्ड करते खींचते उस समय भी एक हो जाता। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है नाक की हड्डी का ट्रॉमा। अच्छा, मतलब आपकी जो है हड्डी टूट गई किसी वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, उसके बाद जब हीलिंग की प्रोसेस में वो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ हो जाती है। इसकी
सर्जरी होती है जिसको हम जो है सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, जो नाक की हड्डी का जो टेढ़ी होने की वजह से उसका जो सर्जरी होती है उसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। सर एक कॉमन समस्या और है कि अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के कारण जैसे आपने बताया कई हो सकते हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाए कि हमें एलर्जी हो रही है? सर देखिए, एलर्जी का जब किसी भी मतलब जो है मरीज को जब अगर एलर्जी है तो बहुत मल्टीपल कारण होते हैं जी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें जो है मरीज को एलर्जी किसी खाने की चीज से हो सकती है जी, फलों से हो सकती है, सब्जियों से हो सकती है, और उसके वातावरण में जैसे आप स्मोक है, वो गाड़ी का स्मोक हो सकता है, आपके घर में आप जो अगरबत्ती जलाते हैं उसका स्मोक हो सकता है, किचन में जो आप जो है कुछ भी जल रहा है धुआं उड़ रहा उसका स्मोक हो सकता है। कि आज की लाइफ स्टाइल है जो बच्चे बहुत ज्यादा है डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे और परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्मोक फॉर्म में उसकी वजह भी असर हो सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि एलर्जी मल्टीपल कारणों से होती है। तो क्या ये अगर आइडेंटिफाइड होता है तो क्या उसके बाद इसका इलाज संभव है? बिल्कुल, और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है कि हो सकता है कि एक इम्यूनिटी की कमी की वजह से भी ये एलर्जी होती है। कि उदाहरण के लिए कोई यहाँ पर अगर स्मोकिंग कर रहा है, हो सकता है आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मुझे सडनली एकदम स्मोकिंग हो जाएगी, मेरी आंखें लाल हो जाएंगी, मेरी सांस फूलने लगेगी। तो ये पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है। उदाहरण के लिए कि आज आपने दही खाया, आपको जो है एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो आपको मालूम नहीं किस वजह से हो गया। फिर आपने 2-3 दिन बाद जब आपने फिर दही बड़े खाए, उससे आपको दिक्कत होने लगी आधे घंटे बाद। फिर आपने देखा जब भी दही या दही से बने हुई चीजें आप खा रहे हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको और दूसरा कारण ये है, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा केमिकल यूज कर रहे हैं जैसे डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे और परफ्यूम, उसकी स्मोक से अगर आपको है उसको आप छोड़ दीजिए। घर में अगरबत्ती की धुएं से अगर आपको दिक्कत है तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो इसमें बहुत सारे जो है कारणों को हम जो है अवॉइड करने से उसकी रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो थी हमारी नाक की समस्या। अब हम आते हैं अपने कान की समस्याओं पे। बहुत सारे ऐसे हुआ है कि जब लगातार कान में दर्द या खुजली जैसा रहता है। अक्सर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी लगता है कि कान में मेरे बहुत खुजली हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, कान में खुजली और दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो एक ट्यूब होती है, स्टिचन ट्यूब, जो गले को कान से जोड़ती है, तो उसका पेन जो है इन्फेक्शन उस ट्यूब से आपके कान में जा सकता है। वैक्स की वजह से दर्द हो सकता है। एलर्जी में है, बार बार आप प्रिक कर रहे हैं या वहाँ पर स्वेलिंग है, उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। या कभी कभी अगर इन्फेक्शन है जिसको हम सीओसम कहते हैं, जिससे कान में मतलब जो है दर्द है, उसके बाद कभी पस निकल आता है, इसकी समस्याओं की वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, सुनने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो क्या ये अस्थायी है या स्थायी होती है? अगर अस्थायी तो क्या इसका इलाज के द्वारा ये इसका इलाज संभव है? सर देखिए, 2 तरह का जो है हियरिंग होती है। एक होती कंडक्टिव, जो मेरे माध्यम से हम आपसे बोल रहे हैं, वो किसी माध्यम से आप तक पहुंचेगी, ये कुछ दूरी तक होती है। इसके बाद मिडिल ईयर के बाद जो ऊपर की जो सुनने की शक्ति होती है वो नसों द्वारा, जिसको हम नर्वस सिस्टम। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंसोन्यूरल और एक कंडक्टिव। 2 तरह की है। अगर कंडक्टिव आपके कहीं पर माध्यम से आवाज नहीं पहुंच पा रही तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कान में वैक्स हो सकता है, कान के पर्दे में छेद हो सकता है, हड्डियों का आपस में कोई डिसआर्टिकुलेशन हो सकता है, उसकी हो सकती है। इस समस्या तक तो हम निदान कर सकते हैं। लेकिन अगर नस में कमजोरी आ गई है, जिसको हम सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं, वो स्थायी होती है। उसको आप किसी भी तरीके से नहीं इम्प्रूव कर सकते। उसके लिए आपको हियरिंग एड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा सर अक्सर होता है कि कान में जैसे कुछ सीटी जैसा बजने लगता है, पोसिंग करके आवाज होती है या उसमें, तो ये जो समस्या है वो क्यों हो जाती है? सर इसमें देखिए, इसका जो है आपको ये इंटरनल ईयर जो है आपका 3 होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। जो ऊपर के जो होता है, इसमें कभी कभी सेंसोरियल हियरिंग लॉस है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है। इसमें जो है आपकी अंदर के जो ऊपर का जो भाग होता है सुनने का, उसमें दिक्कत की वजह से इसमें आवाज होती है। ये सर ट्रीटेबल भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता। मरीज को बहुत लंबे समय तक इसमें इलाज लेना पड़ता है। इसको हम टिनाइटिस कहते हैं, जो आवाज आती है इसको टिनाइटिस कहते हैं। इसका समस्या का समाधान है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट बहुत कम होता है। अक्सर सर ऐसा देखा गया कि जो एयर ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज से सफर करते हैं, कभी कभी हवाई जहाज से जो लोग सफर करते हैं, अगर ऊंचाई पे हम जाते हैं, हवाई जहाज छोड़ दीजिए, या कोई भी ऐसा झूला है
तो अगर वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है तो कान में एक तेज दर्द हमें महसूस होता है, उसका क्या कारण होता सर उसका कारण ये होता है कि एयर प्रेशर चेंज, सडन एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से एक ट्यूब होती है, स्ट्रेचिंग ट्यूब। स्ट्रेचिंग ट्यूब हमारे कान को कनेक्ट करती है, और खासकर जो एयर ट्रेवल करते हैं, अगर उनको हल्का सा सर्दी जुकाम है, अगर नहीं भी है, तो उसका जो प्रेशर वेरिएशन की वजह से जो है आपका एक ट्यूब है, स्ट्रेचिंग ट्यूब, उसके थ्रू जो है एयर प्रेशर आपके कान में चला जाता है, उसमें आपका दबाव की वजह से ये दर्द होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एयर हॉस्टेसेस या वो आपको बताती है कि एक्सरसाइज ये आप करें अगर इसके इनकेस आपको दिक्कत होता है, उसको वाल्साल्वा मैनूवर कहते हैं, जिसमें कि आप मुंह और नाक को बंद करके मुंह में हवा भरते हैं, तो उस जो मुंह के अंदर जो हवा इकट्ठी होती है उस ट्यूब के थ्रू फिर आपके कान के पर्दे में जाके वो उसको खोल देगी। तो ये स्ट्रेचिंग वाल्साल्वा मैनूवर, अगर मान लो आप एयर ट्रेवल करने के बाद आपको दिक्कत रहती है, तो स्टीम इनहेलेशन और वाल्साल्वा मैनूवर से आप कुछ हद तक अपनी इस समस्या से निदान पा सकते। सर आज का जैसे हम देखते हैं, आजकल की जनरेशन देखते हैं, आजकल के बच्चों को देखते हैं कि वो 24 घंटे कान में ईयरफोन लगाए रहते हैं, बहुत ज्यादा ईयरफोन का यूज होता है या ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसके ज्यादा इस्तेमाल से कानों पे असर पड़ता है, उस पर नुकसान हो सकता है? बिल्कुल सर, देखिए ईयरबड में बहुत कॉमन मतलब आज की डेट में बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि हर घर में जो है ईयरबड रखी रहती है और उसको लोग अपना मैनिपुलेट करते हैं। सर इसमें आपको ये नहीं मालूम है कि जब आप ईयरबड इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितनी डेप्थ तक आप जा रहे हैं जी, कि देखिए टोटल जो है आपकी 24 मिलीमीटर जो डिस्टेंस होता है, तो उसमें से जो है आपका बहुत ज़्यादा मतलब जो है लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो अगर आपने बड को बहुत ज़्यादा अगर अंदर तक इंसर्ट कर दिया, उसको डाल दिया, तो आपका मेम्ब्रेन तक रप्चर हो सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है। मेम्ब्रेन मतलब जो कान का पर्दा होता है जी, टिम्पेनिक, एक्चुअली ये मैं इसलिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, कान का पर्दा होता है, जी, उसमें डैमेज होने की चांसेस। तो अपना बहुत मैनिपुलेशन बस संभल के करना पड़े। बाहर आप अपना कान साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अंदर तक आप उसको ले, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कान का पर्दा फट जाता है। कभी कभी बच्चे सर देखते हैं कि कान में कुछ डाल लेते हैं जिसकी वजह से कान में उनको, तो क्या मतलब अर्जेंट में अगर तत्काल उस पर देखा जाए तो क्या उसका इलाज? सर देखिए कान के अंदर अगर मान लो किसी ने कुछ भी डाल दिया जिसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं, तो उसका नुकसान इसलिए नहीं है, जब तक आप उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी नहीं है। अच्छा। जैसे कि दूसरी जगह पे मुंह के अंदर अगर डाल देंगे तो इमरजेंसी है, लेकिन अगर आप कान के अंदर डाल देते हैं तो उसको फॉरेन बॉडी को तो आपको निकालना पड़ेगा। और खासकर अगर आप लोग चना या बहुत से लोग क्या कहते हैं मूंगफली का दाना, चना या ऐसी चीज़ डाल देते हैं, तो उसमें आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक पूरा पानी को सोख लेगा और उसका साइज बढ़ जाएगा। तो कभी भी अगर फॉरेन बॉडी, तो तुरंत आप मतलब जो है नाक कान गला विशेषज्ञ उनसे संपर्क करिए। इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक। एक कान में वैक्स जमा होना एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य है, बच्चों में अक्सर खेलने की वजह से, उसकी वजह से ज्यादा वो हो जाता है। तो इसको सही तरीके से कैसे साफ किया जाए? देखिए सर, जो है कान में जो वैक्स जमा होता है उसको हम सीरमन कहते हैं जी। जैसे हमारी जो शरीर में जो ये ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम जो है क्या कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, इसी तरह से कान में सीरमन ग्लैंड्स होती है। जो कान में ग्लैंड्स होती है वो सीरमन सिक्रेट करती है, यानी कि वैक्स। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसमें जो है अगर आप कान में वैक्स बन रहा है तो कोई हार्म नहीं, खासकर छोटे बच्चों में। ये कुशन का काम करता है, ये आपको जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लेकिन यह है कि अगर बहुत ज़्यादा वैक्स इकट्ठा हो गया है तो उसको आपको निकलवाना पड़ेगा। पहले आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे कि वैक्स सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो आप अगर उसको निकालेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि कान के पर्दे में नुकसान हो सकता है। पहले आप उसको जो है सॉफ्ट करिए, उसके बाद उसको निकालिए। अलग अलग तरीके होते हैं। एक सिरिंजिंग बहुत ईजी मेथड है कि कान के मैल को आप मुलायम करके उसको जो है सिरिंजिंग के द्वारा आपकी वाटर जेट के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे। सर जैसे कानों की समस्या पे हमने बात किया, तो इस पे क्या हियरिंग ऐड या किसी अन्य उपचार से इसका इलाज संभव है, या इसकी जो सुनने की हमारी क्षमता है उसमें सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल सर, इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरीका जो है हियरिंग लॉस हो सकता है, कंडक्टिव और दूसरा सेंसोन्यूरल। नसों में अगर कमजोरी है तो उसमें आपको हियरिंग एड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना हियरिंग एड के उसमें सुनने में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन जो कंडक्टिव है, अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, मेल अगर कान में मैल है या और कोई दिक्कत है, हड्डियां मतलब आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको आप जो है ठीक कर सकते हैं। लेकिन खासकर जो है उम्र
दराज लोगों जैसे 50, 60, 70 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, उसमें अगर उन लोगों में अगर सुनने की कोई दिक्कत है, उसके लिए फिर आपको हियरिंग एड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक सर, हमने नाक की बात कर ली, हमने कान की बात कर ली, अब हम आते हैं अपने गले के उसमें। अक्सर ये देखा जाता है कि गले में एक खराश जैसी रहती है अक्सर लोगों को, या मैं अपने घर में मैं अपनी माता जी को बात करूं तो उनको अक्सर ऐसे वो करा करती हैं, तो अक्सर उनको खराश जैसी रहती है। तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करता है या ये मौसमी माना जा सकता है? देखिए सर, ऐसा है कि गले में अगर खराश रहती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आज की डेट में आपने देखा है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको अगर हम कोई चेस्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में कोई दिक्कत है, तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है। और खासकर अगर मैंने जैसे प्रदूषण की बात की, इसमें या तो कोई आप ऐसे हवा को अंदर ले रहे हैं जो कि प्रदूषण की वजह से है, या बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं। और एक गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन की वजह से भी एक बहुत कॉमन काज है जिसमें आपका जो है गले में खराश रहती है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि इस समस्या किस वजह से हो रही है। लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन निदान बहुत जरूरी है। गले में खराश होने का मतलब होता है कि गले में जो अंदर जो मांसपेशियां हैं या उसकी जो म्यूकोजा है उसमें स्वेलिंग है। तो वो इरिटेशन की वजह से ये समस्या होती है। कभी कभी सर गले में जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना ये जो हमारा वो होता है उसको निगलने में काफी दिक्कत हमें महसूस होती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये गैस्ट्रिक कोई वो है या गले से जुड़ा कोई? नहीं सर, देखिए सर, जो है गले में अगर निगलने में कोई समस्या है तो एक में तो इसमें है कि गले में आपका इन्फेक्शन की वजह से ये दिक्कत हो सकती है, टॉन्सिल की वजह से दिक्कत हो सकती है, या आपका जो फूड पाइप होता है उसमें कहीं कोई दिक्कत है। खासकर जो है उम्र से संबंधित लोग जो है 50, 60, 70 साल के जो मतलब स्त्री या पुरुष हैं, उनमें अगर कोई निगलने की समस्या आ रही है, और ख़ासकर जो है दोनों चीज़ों के लिए, लिक्विड या सॉलिड के लिए, तो फिर उसमें उनको जांच करानी पड़ेगी। एक ब्रेम सॉलो होता है जिससे हम डाई पिला के देखते हैं कि वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नीचे तक जाएगा। अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उसमें दिख जाता है। तो ये समस्या जो है निगलने में अगर कोई समस्या आ रही तो उसका आपको जाँच करानी पड़ेगी। अक्सर सर ऐसा देखा जाता है कि अचानक से आवाज बदल जाती है या भारी हो जाती है, ठीक है, तो इसका क्या कारण है? सर देखिए, आवाज में बदलने का कारण जो है सीधे स्वर यंत्र से है। मैंने स्वर यंत्र जो है हमारे जो है आवाज को बनाता है, उसका इसमें पार्टिसिपेंट रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे स्वर हमारा बनता है। उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, स्वर यंत्र का इन्वॉल्वमेंट है, आपका थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी टंग, टीथ, साइनस सब मिलके जो है ये वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन आवाज़ में अगर आपका बदलाव है तो सीधे सीधे स्वर यंत्र से संबंधित है। स्वर यंत्र में आपके जो है नीचे वोकल कॉर्ड्स में कोई सूजन हो सकती है, खासकर जो है एसिडिटी जो लोगों में होती है उसकी वजह से भी जो है आवाज़ में बदलाव आ सकता है, या बहुत से लोग स्मोकर हैं उसकी वजह से भी ये आवाज़ में बदलाव आ सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं आवाज़ में बदलाव के, लेकिन इसका कारण अगर एक बार आपको मालूम पड़ जाए तो इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सर कभी कभी देखा जाता है गले में बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो इस एरिया से लेके और यहाँ तक के उसमें गले में बहुत ज्यादा जलन या एसिडिटी की समस्या महसूस होती है, तो उसका क्या कारण है और क्या क्या इलाज है उसका? देखिए, एसिडिटी का बहुत कॉमन कॉज है सर कि अगर बहुत से लोगों जी आज के आपने देखा खान पान कितना बदल गया है, तो इसमें और बाहर का लोग खाना पसंद करते हैं, खासकर जो फ्राइड मील है, फ्राइड समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब जो है तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो एसिडिटी एक बहुत कॉमन कॉज जो है इन चीज़ों से, या बहुत से लोग बहुत गर्म चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चाय पियेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म दूध पियेंगे, बहुत ज़्यादा सूप बहुत ज़्यादा गर्म पियेंगे, या बहुत मसालेदार चीज़ें खाएंगे, तो इस वजह से एसिडिटी बन जाती है। दूध है, दूध को अगर आप गर्म पियेंगे तो एसिड बनेगा। उसी दूध को आप अगर ठंडा पियेंगे, आपके घर में कोई डाइजिन नहीं रखी, आपके जलन हो रही, अगर ठंडा दूध पीजिए तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इतना अंतर है कि जो तापमान का, तो गर्म चीज़ें और इस चीज़ का थोड़ा आपको फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है। अगर गले में लगातार खांसी बनी हुई है तो क्या इसका असर हमारे फेफड़ों पे भी पड़ सकता है? हाँ सर, बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, इसमें हम दो चीज़ हैं, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर, मतलब जो है सांस लेने का ऊपर का हिस्सा और सांस लेने का नीचे का हिस्सा। ऊपर में हमारा गला जो है, ऊपर वाला जो गला वो हिस्सा आता है, इसमें हमारा जो है फेरिंग्स कहते हैं उसको,
और उसके नीचे वाला हिस्सा आता है जो हमारा पूरा आपका फेफड़े हैं जी। तो अब अगर किसी को ऊपर वाले क्षेत्र में दिक्कत है, श्वास के ऊपर वाले क्षेत्र में दिक्कत है, तो इसका इन्फेक्शन नीचे जा सकता है, जिसको हम लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो आपस में इसका संबंध है। अगर आप ऊपर वाले जो बार बार उनको समस्या का अगर निदान नहीं करेंगे तो आपका नीचे की जो है लंग्स का इन्वॉल्व हो सकता है, लंग में इन्फेक्शन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो दूर दराज से भी हैं या लखनऊ के बाहर के भी हैं, तो क्या घरेलू कुछ ऐसे इलाज है जो हमारी सेहत में गले, कान और नाक में अगर हमें कभी वो होता है तो उनके रख रखाव के लिए, मतलब उनको हेल्दी वो करने के लिए उनको किस प्रकार की डाइट अपने उसमें शामिल करनी चाहिए, खान पान में क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या बदलाव रखने चाहिए, तो इस पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल मसाले थे, जो हमारे पारंपरिक जो मसाले हम लोग इस्तेमाल करते थे जी। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। धनिया है, जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, सौंठ है और अदरक है, इसका गुड़ है, इसका पहले और शुद्ध शहद है। इसका पहले हम लोग दादी के नुस्खे करके हम लोग इसका इस्तेमाल क्या कर सकते थे, दादी नानी के नुस्खे। दादी, तो इसका बहुत बड़ा रोल है सर। आपने देखिए, अगर आपको खांसी है, आप अदरक और जो है शहद का इस्तेमाल करेंगे, उसका आपकी खांसी चली आएगी। आप मतलब जो है बहुत गर्म खाना मत खाइए, तला हुआ खाना मत खाइए, तो एसिडिटी को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और एसिडिटी की वजह से बहुत सारी आजकल बीमारियां हैं। तो खाने, जैसा कि आपने पूछा कि ये जो नुस्खे हैं, जो सौंठ है, सौंठ को मतलब उसमें मिला के आप गुड़ में मिला के या सौंठ को जो है आपके शहद में मिला के खाने से खांसी ठीक हो जाती है। एसिडिटी है तो आप जो है अजवाइन का इस्तेमाल करिए, सौंफ का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एसिडिटी का मतलब खांसी और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत बड़ा संबंध है। अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो उसमें जो है सांस की और उसमें जो है ऊपर के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि खाने का जो पाइप बहुत कॉमन है जिससे कि गैस ऊपर की ओर आती है और बार बार आपके जो है ऊपर की जो म्यूकोजा को इरिटेट करेंगी, उसकी वजह से खांसी आने की बहुत समस्या होती है। मैं एक सवाल सर, मैं इससे पीड़ित रहता हूँ कि मैं खाना खा के रात में लेटते लेटते रात में सोते सोते ऐसा लगता है कि नाक से मेरे खाना बाहर आ गया। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि कभी कभी नाक से पानी और पानी के साथ कोई अन्न का कोई अंश जो है वो बाहर आ जाता है, तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो ये क्यों होता है और क्या इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सर देखिए, इसको जो है आपने बताया कि सडन अगर सोते समय आपको एकदम से नाक से खाना आ जाता है और आपको एकदम से जलन वाला, एकदम से उल्टी टाइप की होती है, इसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये बहुत कॉमन है सर आज की डेट में, तो इसलिए आपको समय से खाना है। अगर मैंने आज का देखा है कि लोग इतने बिजी हैं कि अपना गए रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खाना खाया, उसका सो गए। तो खाने के लिए इसमें कम से कम आपको मतलब आपको जल्दी खाना पड़ेगा और रात का जो खाना वो आपका लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाबा रामदेव को आपने सुना होगा कि सवेरे खीरा जो है, खीरा दिन में हीरा, सुबह हीरा, दिन में खीरा और रात को जो है पीरा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे दही का इस्तेमाल रात को नहीं करिए, या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल रात को नहीं करिए, या जो चीज़ें जिससे आपको ये संभावना है कि वो आपको रात को दिक्कत हो सकती है, उन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और थोड़ी सी रात की डाइट हल्की होनी चाहिए। जी। अगर सर जैसे लाइफ स्टाइल आदतें हैं, बहुत सारे लोगों को धूम्रपान है, सिगरेट पीने की है, या फिर आपका ड्रिंक करने की उसमें है, तो क्या वो स्थितियां भी हमारे नाक कान गले के जो फंक्शन है उस पर असर डालती है? बहुत, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसपे मैं उसको थोड़ा विस्तार से इसमें जो है बताना चाहूँगा। देखिए, धूम्रपान और आज की डेट में आपने देखा होगा गुटखा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सस्ता आता है और वो जो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, जिससे कि जो है गुटखा और धूम्रपान और ड्रिंक, इसका आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत असर पड़ता है। गुटखे से आने वाले समय में और अभी बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं। गुटखा आपके अंदर की पूरे जो है, जो अंदर की जो स्किन होती है, म्यूकोजा, उसको डैमेज कर देता है और उसका रस जहाँ जहाँ जाएगा वो उसको डैमेज करेगा। तो धूम्रपान, गुटखा और ये जो है ड्रिंक, शराब, इसका जो है
आपको जो है इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आज गुटखे की वजह से बहुत सारे जो है मुंह के कैंसर हो रहे हैं, और धूम्रपान की वजह से आपके जो है फेफड़े के कैंसर हो रहे हैं, और आपकी ड्रिंक्स की वजह से आपके जो पेट में जो है दिक्कत हो रही है और वहाँ के कैंसर हो रहे हैं। ये जो समस्याएं हैं, क्या ये बढ़ती उम्र के ऊपर निर्भर करती हैं, या फिर ऐसी स्थितियां जो है वो किन कारणों से वो होती है, देखिए सर, उत्पन्न होती है? क्योंकि हम लोग जो है नाक कान गला से संबंधित जो है बात कर रहे हैं, तो अलग अलग मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे सुनने की प्रॉब्लम है, उम्र के साथ में ये कमजोर होती है। जिस तरह से पाचन कमजोर होता है, आंखों की देखने की शक्ति कमजोर होती है, इसी तरह से सुनने की शक्ति भी कमजोर होती है, जिसको हम प्रेस्बाइकोसिस कहते हैं। तो ये उम्र के साथ में जो है आपकी बढ़ेगी। इसी तरह से आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि उम्र से संबंधित ये जो बीमारियां हैं, इसमें कुछ मतलब जो है बढ़ता है। तो इसी तरीके से जो आपका निगलने की समस्या है, क्योंकि देखिए निगलने की समस्या है, ये इसका दो चीज़ों से संबंध है। कोऑर्डिनेशन, आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, और आपका मस्कुलर सिस्टम। तो इसको अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, वो है जो उम्र के साथ में जो प्राकृतिक रूप से जो बदलाव आता है उम्र के साथ में, उसमें ये रहता है। तो इसलिए ये भी उम्र के साथ में आपका बढ़ता है। जी, ओके। अगर कभी सर इमरजेंसी पड़ जाए, या इमरजेंसी की मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि आपने जैसे बताया, तो आज का जो समय है वो एक बहुत व्यस्ततम समय है सर, और हमें एक रूटीन चेकअप की जरूरत। तो क्या हमें इनके लिए भी कोई रूटीन टेस्ट ऐसा है जिसके लिए हमें साल में एक बार या कभी एक बार या 2 बार इस तरह के टेस्ट कराने की जरूरत होती है? जैसे डायबिटीज के लिए लोग टेस्ट कराते हैं, अपने बॉडी के फिजिक उसको मेंटेन रखने के लिए वो रखते हैं कि टेस्ट करा। तो क्या हमें ENT के लिए भी किसी प्रकार के टेस्ट की जरूरत? सर देखिए, इसमें नाक कान गला अलग अलग मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। अगर किसी को नाक की समस्या है, नाक में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या किसी को खर्राटे आ रहे हैं, तो इसमें एक एक्सरे होता है, एक्सरे OMPNS, पैरानेजल साइनस का एक एक्सरे होता है। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके साइनस में कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है। इसी तरह से अगर सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम लोग जो एक ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, खासकर उन मतलब जो है लोगों में जो 50 साल से ऊपर हैं, जो कि 50 साल से ऊपर एक सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस जो है, तंत्रिका तंत्र के कान के जो है जो नर्व की कमजोरी की वजह से जो सुनने में दिक्कत आ रही, उसको हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं, जो सुनने का एक टेस्ट है। उससे समझ में आ जाएगा, उससे मालूम पड़ जाता है कि सुनने में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर आवाज़ में बदलाव आ रहा है, आपको अगर कुछ संभावना, कुछ अगर ये शक हो रहा है कि आपका जो है स्वर यंत्र में कहीं कोई दिक्कत हो सकती, तो इसके लिए हम लोग जो है हॉपकिंस लैरिंगोस्कोपी कहते हैं, जिसमें कि हमारा स्वर यंत्र का जो है एंडोस्कोपिक जांच होती है। तो अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग तरीके से इसमें जांच कर सकते हैं और समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने अपना बड़ा कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और आगे इस पे और भी चर्चा हम करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आगे आने वाले पार्ट में, जब हम इसके लिए विस्तृत किसी एक उसमें जुड़ेंगे। तो आप देख रहे थे हमारा अपना कार्यक्रम, अपनी सेहत, अच्छी सेहत। आप जुड़े थे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर महिपाल सिंह के साथ, जो कि एक नाक कान गला विशेषज्ञ हैं। बहुत जल्द आपके लिए हम फिर नई कड़ी में, या इस कड़ी में एक नए विषय को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।